ये क्वेश्चन पेपर हमें भेजा है किसी हमारे ही स्टूडेंट ने, जो कि YouTube पर हमारी वीडियो को लगातार फॉलो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा अभी हाल ही में बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम किए जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, जिसमें कि पहला जो क्वेश्चन पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका क्वेश्चन पेपर हमें किसी विद्यार्थी ने भेजा है। आप में से ही बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमें समय समय पर इस तरह के सुझाव देते रहते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह भेजते रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर इस क्वेश्चन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज भी कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। तो उसी के दौरान ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का प्रश्न पत्र जो है वो तैयार किया गया था, जिसमें से कि प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। यानी कि ये वही पैटर्न है जो बाकी यूनिवर्सिटियों में होता है। आप देख सकते हैं कि इनका भी टाइम जो है वो 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क जो है वो 80 हैं। 20 नंबर की इंटरनल और 80 नंबर के थ्योरी पेपर। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं वो 4 हैं और चारों एक एक प्रत्येक यूनिट में से दिए गए हैं। वृद्धि और विकास के बीच अंतर, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है, आसानी से इसका उत्तर दिया जा सकता है। इसी तरह नाटक की विशेषताएं, नाटक जो है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशन इम्प्लीकेशन का टॉपिक अगर कहीं भी आता है तो आप वो प्रत्येक यूनिट में उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। एजुकेशन इम्प्लीकेशन अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में है तो आप उसको जरूर याद करें, क्योंकि एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के जो शैक्षिक निहितार्थ है वो यहाँ पूछे गए हैं। ठीक इसी तरह शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो पूछा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप वृद्धि और विकास को परिभाषित करें, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वृद्धि और विकास जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वृद्धि जो है वो एक तरह से दिखाई देने वाली शारीरिक, शरीर में दिखाई देने वाली जो एक तरह से होते हैं वो तत्व या उस रूप में माना जा सकता है, जैसे भार बढ़ना, लंबाई बढ़ना या शरीर के अंगों का विकास होना। बाह्य रूप में हम इनको देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप में हम सामान्य परिस्थितियों में इसको नहीं देख सकते। विकास जो है वो उससे थोड़ा अलग है। विकास से यहाँ अभिप्राय होता है कि बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास। तो वृद्धि जो है वो कि एक निश्चित आयु सीमा के बाद में रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो जीवन भर लगातार चलता रहता है। विकास में हम ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति बीए करने के बाद बीएड करता है और वो टीचर लग जाता है। टीचर लगने के बाद में अगर वो एमए करता है तो उसका विकास हो रहा है। एमए करने के बाद में अगर वो कहीं से पीएचडी कर लेता है या नेट क्वालिफाई कर लेता है तो उसका विकास होता है। पहले जो वो टीजीटी लगा हुआ था, एमए बीएड हो करके वो पीजीटी हो जाता है। फिर अगर वो नेट और पीएचडी कर लेता है तो वो कॉलेज लेवल पर लेक्चरर लग जाता है। तो इस तरह उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, तो ये चीज़ विकास के अंतर्गत आ जाती है। अब इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में भी अच्छी इन्वायरमेंट को लिया जा सकता है। इन्वायरमेंट में 2-3 तरह की इन्वायरमेंट आप बता सकते हो। फैमिली इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट,
बच्चा जहाँ रहता है वहाँ आस पड़ोस का इन्वायरमेंट, ठीक इसी तरह एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल में भी आप देख सकते हो कि पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल अगर अच्छा है तो वो बच्चों को अच्छे स्कूलों में और अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, रूटीन वर्क डेली कराते हैं, जिससे बच्चा जो है वो अच्छे पढ़ पाता है। इसी तरह अगर उसके फैमिली मेंबर पेरेंट्स के अलावा भाई बहन पढ़े लिखे हुए हैं तो वो भी बच्चे की पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान जरूर देते हैं, जिसका कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे की शिक्षा में पाया जाता है। इसी तरह एक बैलेंस डाइट की बात करें या गुड हैबिट की अगर हम बात करें, गुड हैबिट में जैसे हर रोज़ उठना, व्यायाम करना, सैर के लिए जाना, अच्छी आदतें, हर रोज़ नहाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो अगर बच्चा अच्छी आदतों को अपना लेता है तो धीरे धीरे उसकी वृद्धि और विकास पे भी इसका असर पूर्ण रूप में पाया जाता है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ्रेंड सर्कल भी उसका देखा जाता है वृद्धि और विकास में। ठीक इसी तरह परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति होगी उतना ही परिवार जो है वो बच्चों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, पढ़ने के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे या अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, ट्यूशन करवाया जाएगा, प्रत्येक चीज़ उसे समय अनुसार मिलती रहेगी। तो इन चीज़ों का पूर्ण रूप में प्रभाव पाया जाता है। इसी तरह इस यूनिट में जो दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था, तनाव और तूफान की अवधि है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कथन को सही ठहराएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसमें आपको किशोरावस्था के बारे में बताना होगा और उसके बाद में इसमें किशोरावस्था में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर बच्चा जो है वो एक तरह से भटक जाता है या वो अपने आप को संतुलित नहीं रख पाता, क्योंकि इसमें बच्चा निर्णय लेना चाहता है लेकिन निर्णय नहीं ले पाता। इसमें बच्चा अपने आप पर जिम्मेवारी डलवाना चाहता है लेकिन उसे जिम्मेवारी नहीं दी जाती। इस अवस्था में बच्चा नेतृत्व करना चाहता है लेकिन इतनी उसमें अभी योग्यता नहीं होती, समझ नहीं होती। तो इसलिए किशोरावस्था में वो बहुत कुछ नया करना चाहता है, उसके शरीर के सभी अंगों का संपूर्ण विकास हो चुका होता है और वो बहुत कुछ करना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन उसे इतनी अवस्थाएं नहीं मिलती या उतने मौके नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो कभी कभार तनाव के रूप में विकसित हो जाता है, उसमें तनाव की प्रक्रिया या तनाव बढ़ने लग जाता है। इसी तरह उसमें मतलब जब उसे कोई चीज़ नहीं दी जाती तो वो उसका विरोध करने लग जाता है, तो वो एक तरह से तूफान की अवधि के रूप में देखा जा सकता है। इकाई नंबर 2, एरिक्सन के सामाजिक और भावात्मक विकास के सिद्धांत के विभिन्न चरणों का शिक्षा के क्षेत्र में इसके निहितार्थ के साथ विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी बताया था कि जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन हैं उनको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो अक्सर बड़े प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो इसका जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, शैक्षिक जो निहितार्थ है या शैक्षिक जो उपयोगिता है, वो यहाँ एरिक्सन का जो सामाजिक और भावात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया है। इसी यूनिट का जो दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझाइए। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ की चर्चा कीजिए। तो यहाँ फिर इन्होंने एक बार बड़े प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा पूछते हुए पियाजे का जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में पूछा है, और ठीक इसी तरह से इसके जो निहितार्थ जो हैं जीन पियाजे के, उसके जो निहितार्थ हैं वो यहाँ इन्होंने बड़े क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और शैक्षिक निहितार्थ का जो प्रश्न होता है वो आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि बड़े प्रश्न में एजुकेशन इम्प्लीकेशन अक्सर पूछ लिए जाती हैं। तो ये दोनों ही जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा यानी कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है जीन पियाजे का, वहाँ ये चीज़ पूछी गई, और ठीक इसी तरह एरिक्सन का जो सामाजिक और भावात्मक विकास का सिद्धांत है वो पूछा गया है। यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें, उपयुक्त उदाहरणों की मदद से बाल विकास समाजीकरण की एक एजेंसी के रूप में परिवार की भूमिका। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ इन्होंने पूछा है। परिवार की बालक के विकास में, सामाजिकरण के विकास में एक भूमिका के बारे में पूछा है। तो अब यहाँ परिवार, इस प्रश्न को अगर आप समझें तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिवार जो है बालक के विकास में पूर्णतः मदद देता है, लेकिन यहाँ
बात की गई है सामाजिकरण की विकास, यानी समाज की गुणों की, समाज की जो मुख्य बातें हैं, समाज के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी। तो अब आप एक देखिए कि वर्तमान में संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार हैं। एकल परिवार यानी माता पिता और बच्चे। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे जो हैं वो, उनमें सामाजिकता इतनी अधिक विकसित नहीं हो पाती, वो बच्चे अपने आप तक ही सीमित होकर के रह जाते हैं। बड़े सिटियों में तो ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से प्लास्टिक के गुड्डों की तरह हो जाते हैं। उनमें किसी तरह की जो भावनाएं होती हैं, जो अपनापन होता है, वो माँ के अलावा परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ इतना अधिक नहीं होता। ठीक इसी तरह संयुक्त परिवारों में हमारे जो भारतीय एक तरह से परिवेश है, या भारतीय जो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें अपने प्रायपन की बहुत बड़ी भावना सामाजिक रूप में एक तरह से सकारात्मक रूप में पाई जाती है। वो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत अच्छे ढंग से घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ें, परिवार जो है वो सामाजिकरण की एक बहुत बड़ी एजेंसी है। संयुक्त परिवार में परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके मंदिर ले जाते हैं। वहाँ उनमें एक तरह से नैतिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। तो इस तरह इन पॉइंटों को जोड़ करके आप आसानी से इस प्रश्न को लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चे में संयुक्त परिवार की वजह से सामाजिकरण की भावना बढ़ती है। उसमें एक तरह से आप देख सकते हैं कि समूह में रहने की भावना बढ़ती है, जबकि शहरी क्षेत्र में एकल परिवार में रहे हुए बच्चे में सामाजिकरण या फिर समूह में रहने की भावना जो है वो काफ़ी कम रहती है। इसी यूनिट का दूसरा प्रश्न, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, बच्चों के विकास पर उनके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन 6 नंबर का लिखना है, और बच्चों पे इसके प्रभाव की क्या चर्चा है। तो सामाजिकरण के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। सामाजिकरण से समाज ही व्यक्ति की पहचान होता है। समाज से यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति समाज से बाहर रहता है तो या तो वो देवता है और या फिर वो पशु है। ठीक है। इसी तरह संस्कृति की बात करें तो संस्कृति का भी बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कृतियों में समाज में खुलापन होता है, आप वर्तमान में देख सकते हैं कि उन संस्कृतियों में पले बड़े जो बच्चे हैं उनका विकास जो है वो अन्य सामाजिक संस्कृतियों के अलावा बहुत बड़े स्तर पर है। पश्चिमी देशों में आप देखिए कि वहाँ मेल फीमेल में किसी तरह की कोई असमानता नहीं है, तो वहाँ दोनों ही समाज के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो कुछ अन्य देश हैं जो अभी अविकसित हैं या विकसित हैं, वहाँ पर अगर ये चीज़ें हैं, मेल फीमेल में अगर किसी तरह का कोई अंतर माना जाता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास में इसका बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। इसी पेपर का चौथा प्रश्न अगर हम देखें तो सामाजिक वर्ग और गरीब वर्ग के विशेष संदर्भ के साथ हाशिए की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। तो ये एक तरह से विश्लेषणात्मक प्रश्न है। जैसा कि पहले वो पूछा गया था किशोरावस्था, तनाव और तूफान की अवस्था है, तो उसी तरह ये भी एक विश्लेषण के रूप में दिया हुआ प्रश्न है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप इस टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक पर लिखें, वरना जो दूसरा इसमें टॉपिक दिया जाता है उस पर आप लिखें। जैसे इसमें अन्य प्रश्न है, रूढ़िवादिता को स्पष्ट कीजिए, भारत के विशेष संदर्भ वाले बच्चों के विकास पर रूढ़िवादिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। एक बहुत आसान जो प्रत्येक बच्चा कर ले, दूसरा सामान्य जो सामान्य बच्चे कर पाएं, और तीसरा थोड़े से एक तरह से आलोचनात्मक, क्रिटिकल या विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो यहाँ ये प्रश्न उसी रूप में हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इन प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा की थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप के प्रश्न पत्र के बारे में। तो अगर आपको इस प्रश्न पत्र की कॉपी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर फॉलो करें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो बहुत सामान्य और अच्छे हैं। जिन अन्य विश्वविद्यालयों में अभी तक ये परीक्षा नहीं हुई है उन बच्चों के लिए ये प्रश्न पत्र काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से हमारी ये वीडियो जो है वो YouTube पर और ज़्यादा अच्छे से रेटिंग देती है, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच पाती है। धन्यवाद।